प्यारे बच्चों नमस्कार। हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर अध्ययन करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है इसको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। फिर एक बार सुनिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यदि गुणनखंड के क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो जो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वह यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए अभाज्य संख्या पहले हम समझते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप लोगों ने क्लास 9 में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन किया है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को बता देना चाहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभक्त होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं स्वयं से या एक से विभक्त होती हैं। और एक अभाज्य संख्या पर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से विभक्त होती हैं, एक से विभक्त होती हैं और भी किसी दूसरी संख्या से विभक्त होती हैं, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, वे संख्याएं जो स्वयं से विभक्त होती हैं, एक से विभक्त होती हैं और भी किसी संख्या से विभक्त होती हैं और भी किसी नंबर से बच्चों विभक्त हो जाती हैं, इसीलिए हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 8, 15, 9, 10 ये सभी भाज्य संख्या है। 4 में बच्चों यदि हम 4 की भाग देंगे तो पूर्णतः क्या होगा? विभक्त होगा। अर्थात 4 4 से पूर्णतः विभक्त होता है। 4 में बच्चों यदि हम 2 की भाग देंगे तो 4 2 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। फिर 8 में बच्चों यदि हम 8 की भाग दें तो 8 8 से स्वयं क्या होगा? विभक्त होगा। 8 4 से भी विभक्त होगा, 8 2 से भी विभक्त होगा, 8 1 से भी विभक्त होगा। तो स्टूडेंट, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह स्वयं से, एक से तथा अन्य किसी भी नंबर से विभक्त होती है। अब चलिए बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है इसको हम थोड़ा लिखते हैं। प्रत्येक 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 भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को
तो स्टूडेंट प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आइए हम प्रमेय को समझते हैं। जैसे स्टूडेंट कोई भाज्य संख्या है 24 एक क्या है? भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 गुणे 3। देखिए 24 को हमने क्या लिख दिया? 2 गुणे 3। ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 24 का गुणनखंड हमने किया 2 गुणे 3 और ये जो भी गुणनखंड है बच्चों क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। फिर देखिए 18 एक भाज्य संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 3। 3 दूना के 6 18 भाज्य संख्या है और इसे हमने क्या किया? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमने क्या किया है? व्यक्त कर दिया है। फिर स्टूडेंट आगे देखते हैं 36। देखिए 36 एक क्या है? भाज्य संख्या है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। 36 एक भाज्य संख्या है और इसको हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिया है। और यहाँ देखिए लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यदि हम किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होते हैं स्टूडेंट वह यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अर्थात 24 का इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। 24 का क्या गुणनखंड है? 2 गुणे 3। तो 24 का इसको छोड़कर और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता यदि इसके क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो। यह लिखा है क्रम के बिना अद्वितीय होता है। 18 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 गुणे 3। तो 18 का इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है यदि क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो। फिर 36 का इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और जो गुणनफल हमें प्राप्त होते हैं वह अद्वितीय होते हैं। किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनफल हम प्राप्त करते हैं, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल जो हम प्राप्त करते हैं वह गुणनफल अद्वितीय होता है, जैसा कि हमने समझा। तो आइए स्टूडेंट हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर बच्चों हम दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट एक प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट 18 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक, एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए देखिए 18 और 15 का अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं इधर। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 2 9 18 3 लिखे 9 3 कम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 को बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे
3 पर 2 घात, ऐसा लिख सकते हैं। और 15 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बच्चों तो मिल जाएगा हमको 15 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब स्टूडेंट एचसीएफ 18 और 15 का, तो एचसीएफ में बच्चों हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात लेते हैं। तो देखिए यहां बच्चों 3 की घात 2 और यहाँ 3 की घात 1, तो दोनों में छोटा कौन है? 3 की घात 1 ले लेंगे। 3 की घात 1 का चुनाव कर लिए बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 है और इस दूसरे इस गुणनखंड में 2 नहीं है, तो बच्चों आप सुविधा के लिए चाहे तो यहाँ 2 के घाते क्या लिख देंगे 0, 2 आ गया। और यहाँ देखिए इसमें 2 और 3 दोनों है, 2 भी है 3 भी है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 भी अपने मन से क्या करेंगे बना सकते हैं। ठीक, अब चूंकि 5 की घाते 0 बराबर 1 और 2 की घाते 0 बराबर 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 2 के घाते 1 है बच्चों और यहाँ 2 के घाते कितना 0 है। दोनों में से छोटा कौन है? छोटी घात कौन है? 0, 1 है, ये ले लेंगे 2 के घाते 0। ठीक, गुणे अब देखिए यहाँ 5 पर 1 घात और यहाँ 5 पर 0 घात, दोनों में छोटा कौन है? 5 पर 0 घात। ठीक, अब बच्चों इसको हल कर दीजिए। 3 पर 1 घात 3, 2 पर 1 घात बराबर 1 और 5 पर भी 1 घात की वैल्यू हो जाएगी 5 पर 0 घात की वैल्यू 1 और 2 पर 0 घात की वैल्यू 1। ठीक, अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक, फिर सुन लीजिए बच्चों, 18 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था हमको। हमने 18 और 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 के घाते 2 और इसमें प्राप्त हुआ 3 गुणे 5। यहां देखते हैं, अब दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हम उभयनिष्ठ संख्या को देखते हैं। उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ 2 के घाते 1 है बच्चों, और इसमें चूंकि अभी इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 के घाते 1 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो सुविधा के लिए बच्चों आप यहाँ 2 बना लीजिए, 2 के घाते 0 कर लीजिए। और देखिए इसमें 2 और 3 है और इसमें 5 नहीं है, तो आप 5 भी बना लीजिए, बन गया। अब इसमें 2 3 5, इसमें भी 2 3 5 दिखाई देने लगा, सुविधा के लिए बच्चों का है। तो अब यहाँ 2 के घाते 1 और 2 के घाते 0 में छोटी पावर कौन सी है? 2 के पावर ये 0 छोटी है ना 1 से, तो बच्चों क्या ले लेंगे? 2 के पावर 0, 2 के घाते 0 ले लेंगे। अब 3 पर भी जाए, 3 के घाते 2 और यहाँ 3 के घाते क्या है 1 है। ये 3 की घाते 2 बड़ी घात है ये, और ये क्या है छोटी घात है, तो इसमें से छोटी घात ही हमको लेना है। 3 की घाते 1 ले लिए। यहाँ देखिए 5 की घाते 0 है और यहाँ 5 की घाते क्या है 1 है। इन दोनों में छोटा कौन? 5 की घाते 0। और बच्चों 5 की घाते 0 का रिजल्ट 1 और 2 की घाते 0 का रिजल्ट 1। अब एचसीएम तो हो गया स्टूडेंट। अब एलसीएम 18 और 15 का। अब एलसीएम में बड़ी घात का बच्चों चुनाव कर लेते हैं। देखिए बड़ी घात का चुनाव, यहाँ देखिए 2 पर 1 घात और यहाँ 2 पर
शून्य घात, इसमें से बड़ी घात कौन है? 1, तो ले लेंगे 2 पर 1 गुणे, यहाँ देखिए 3 पर 2 घात और 3 पर 1 घात, इसमें से बड़ा कौन? 3 पर 2। फिर देखिए यहाँ 5 पर शून्य घात और 5 पर 1 घात, तो बच्चों इसमें से बड़ा कौन? 5 पर 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 गुणे 3 का वर्ग कर देंगे बच्चों 9 और ये 5, तो 9 गुना 18 गुणे 5, 18 बचे 90। तो ये स्टूडेंट का 18 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने की प्रक्रिया। आइए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं और हम फिर समझते हैं। तो बच्चों 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमको। चलिए हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक, और 15 का हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 5, और 21 का कर लेंगे बच्चों हम 3 गुणे 7। ठीक, इस चीज को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 2 बार आए तो 2 के घाते 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए HCF 12, 15 और 21 का। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो आप सुविधा के लिए बच्चों यहाँ 2 बना लीजिए, 2 के घाते 0, यहाँ भी 2 के घाते 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पर 2 घात, यहाँ 2 पर 0 घात, यहाँ 2 पर भी 0 घात। और महत्तम समापवर्तक में हमने क्या बताया है कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद बच्चों उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात को लेते हैं, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात को लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 के घाते यहाँ 2 है, 2 के घाते 0 है, 2 के घाते 0, छोटा कौन? 2 के घाते 0 छोटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 के घाते 1, यहाँ 3 के घाते 1, यहाँ भी 3 के घाते 1, ठीक, 1 है, तीनों पर घाते समान है, एक घात इस पर, एक घात इस पर, एक घात इस पर। तो बच्चों हम यहाँ 3 के घाते 1 ही लेंगे। अब इसमें ये नहीं सोचेंगे कि 3 के घाते 1 है, 1 है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब बराबर घाते आ जाएंगे बच्चों, जैसे 3 के घाते 1, 3 के घाते 1, 3 के घाते 1 है, तो हम क्या ले लेंगे? 3 के घाते 1 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ 5, यहाँ 7, इस फंक्शन यहाँ इस गुणनखंड में बच्चों 5 है नहीं है, तो आप क्या करिए 5 पर 0 बढ़ा लीजिए। अब ये हो गया, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 5 के घाते क्या बना लीजिए 0, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 आ गया। इसमें 7 नहीं है तो इसमें 7 के घाते क्या बना लीजिए 0, और इसमें भी 7 के घाते क्या बना लीजिए बच्चों 0 बना लीजिए। अब प्रत्येक गुणनखंड में 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हमको दिखाई देने लगा, ठीक। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों की सुविधा हो जाए, सुविधा के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक गुणनखंड में 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हमको दिखाई देने लगे। अब यहाँ देखिए 5 के घाते 0, यहाँ 5 के घाते 1 और यहाँ 5 के घाते 0, तो इसमें से छोटा का छोटी घात कौन है? 5 के घाते 0, 5 के घाते बच्चों 0, ठीक। फिर 2 3 5 और 7 पर विचार करिए, यहाँ 7 के घाते 0, यहाँ 7 के घाते 0 और यहाँ 7 के घाते कितना है 1 है, तो इसमें छोटा कौन? छोटी पावर 7 के घाते 0। अब बच्चों ये देख लीजिए 2 के घाते 0 बराबर 1, 5 के घाते 0 बराबर 1,
7 की घात 0 बराबर 1। तो हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, फाइनली हो जाएगा बच्चों 3 बचे नहीं, कुछ गलती हो गया बच्चों, ये 1 रहेगा, 1 रहेगा। तो कुल मिला कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक 15, 12, 15 और 21 का। अब लघुत्तम समापवर्तक में बच्चों हम क्या करेंगे? बड़ी घात का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 2 पर कितना घात? 2, इस फैक्टर में 2 के घात 0, इस फैक्टर में 2 के घात 0। तो इसमें से बड़ा कौन है? ये बड़ा। ठीक, 2 के घाते 2। ठीक, अब यहाँ 3 को देखिए, 3 के घाते 1 है, यहाँ 3 के घाते 1 है, यहाँ 3 के घाते 1 है, समान पावर है तीनों पर। तो हम बच्चों यहाँ 3 के घाते 1 को ही ले लेंगे। ठीक, बराबर घात है तीनों पर, तो इसको ही ले लेंगे। गुणे अब 5 के घाते 0 यहाँ है, यहाँ 5 के घाते 1 है, यहाँ 5 के घाते 0 है, इसमें से बड़ा कौन? 5 के घाते 1, एक घात बड़ी है ना, 5 के घाते। अब 7 को देखिए, यहाँ 7 के घात 0, यहाँ 7 के घात 0, यहाँ 7 के घात 1, तो बच्चों यहाँ हम 7 की घात 1। अब 2 पर 2 घात का रिजल्ट 4, 3 गुणा कर देते हैं। 5 चौको 20 23 60 और गुणे 7, 7 6 42, 420। तो बच्चों ये हमने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बच्चों 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करना है। 8 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3। 9 है बच्चों, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 2। ये 25, ये है बच्चों 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 2। ठीक, अब बच्चों एचसीएफ 8, 9, 25। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसमें संख्या 2 है, 3 है और 5 है, तो सब में पहले 2, 3, 5 बना लेते हैं। इसमें 2 है, 3 नहीं है, तो 3 के घाते 0 लिख दीजिए और 5 भी लिख दीजिए, 5 के घाते 0, तो 2, 3, 5। इसमें 3 है और 2 और 5 नहीं है, तो 2 के घाते 0 और 5 के घाते क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। यहाँ देख लीजिए बच्चों 5 है, 2 और 3 नहीं है, तो यहाँ 2 के घाते 0 और 3 के घाते 0। देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ठीक, सब में हमने ऐसा बना लिया सुविधा के लिए। ठीक, सुविधा के लिए बना लिया बच्चों। अब देखिए एचसीएफ में संख्याओं से प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात लेते हैं। उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात वाली संख्या ही हमको क्या करना है? लेना है। उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात वाली संख्या ही हमको क्या करना है? लेना है। तो देखिए 2, इसमें 2 के घाते 3, इसमें 2 के घाते 0, इसमें 2 के घाते 0। इसमें से छोटा कौन है? 2 के घाते बच्चों क्या है? 0 छोटा है ना, ये 0 छोटा है 3 से, 3 पावर। अब बच्चों यहाँ देखिए, इस पर विचार कीजिए, 3 पर 0 घात है, यहाँ 3 पर 2 घात है और यहाँ 3 पर 0 घात है। छोटा क्या होगा? 3 पर 0। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ 5 पर 0 घात है, यहाँ 5 पर 0 घात है और 5 पर कितना? 2 घात है ना, तो कुल मिला के छोटा 5 पर 0 घात। 2 पर 0 घात का रिजल्ट 1, 3 पर 0 घात का 1, 5 पर 1, तो कुल मिला के बच्चों 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब
LCM एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं 8, 9, 25। ठीक, अब बड़ी घात वाली संख्या का चुनाव कर लीजिए। इसमें ये देखिए 2 पर 3, इसमें 2 पर 0, इसमें 2 पर 0। अब देखिए बड़ा कौन है? 2 के घाते 3, ये 3 के घाते 0, 3 के घाते 2 और यहाँ 3 के घाते 0, तो हो गया 3 के घाते 0 2। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ 5 के घाते 0 है, यहाँ 5 के घाते 0 है और यहाँ 5 के घाते क्या है? 2 है। ये अब 2 पर 3 का रिजल्ट 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और ये बच्चों हो जाएगा 5 गुणे 5। 5 गुणे 5, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8। ठीक, 8 और ये है 25 बटे 200 का गुणे 3 से लेके 9। ठीक, 9 दूना यहाँ लिख देते हैं 1800। कितना? 1800 ये रहा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में नहीं आया है बच्चों तो आप कमेंट करें, फिर से हम अगली वीडियो में दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।